दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या 2024 में देश को नए प्रधानमंत्री अब मिलने वाले हैं? और दोस्तों वो नए प्रधानमंत्री देश के अंदर कौन हो सकते हैं, इस पर हमें कुछ डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करने की जरूरत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है और देश में 2 फेज के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों फेज के अंदर जिस तरीके से वोट टर्नआउट में बड़ी गिरावट आई है, उसके बाद से राजनीतिक रूप से देश में एक बड़े बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक बात का जिक्र किया था कि बीजेपी क्या अपने पीक पर अब जा चुकी है। तो साथियों, उन्हीं कुछ सवालों को हम समझने की और आगे कोशिश करते हैं। साथियों, वर्तमान के अंदर राजनीतिक रूप से पूरे देश में एक बड़ी उठापटक हमें देखने को मिल रही है और जितने भी सर्वे और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब सर्वे कर रहे हैं, उनसे एक बात बड़ी स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि वर्तमान 2024 के चुनाव के अंदर एनडीए को कहीं ना कहीं 250 के आसपास सीटें ही मिलेंगी और जो 400 पार का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो साथियों, यहीं से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा पार करने में दिक्कतें आती हैं, तो क्या देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है? साथियों, वर्तमान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एनालिसिस की जा रही है और जो वोट टर्नआउट कम हो रहा है और उसके बाद से कई राजनीतिक दलों के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी के भी भाव जाग रहे हैं और बीजेपी के अंदर भी एक संकट की स्थिति जरूर नजर आ रही है कि जिस हिसाब से उनको एक्सपेक्टेशंस थी वो काम नहीं हो रहे और वोट टर्नआउट के बाद से ये स्थिति उनके लिए और ज्यादा चिंताजनक अब होती जा रही है। तो साथियों, यहाँ से हम एक बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थिति को समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उसके बाद वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगी। क्या नरेंद्र मोदी ही प्रोजेक्ट किए जाएंगे या नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस भी किया जा सकता है? साथियों, हम बात कर रहे हैं उस परिस्थिति की जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 250 के आंकड़े के आसपास अटक जाती है और नरेंद्र मोदी जी की का जो पूरा कार्यकाल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहा हो चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर रहा हो, वो दोनों ही जगहों पर फुल मेजॉरिटी के साथ ही अपनी सरकार को चलाते आए हैं, जिसके कारण ये बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है जो कोएलिशन की फॉर्म की गवर्नमेंट को चला सकता है। क्योंकि ये बात बड़ी स्पष्ट है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी से सत्ता में ना आए, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसके पास सबसे अधिक सीटें होंगी, वह भारतीय जनता पार्टी ही होने वाली है। तो इसीलिए उस परिदृश्य के अंदर एक नया चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वो नया चेहरा हो सकता है वो संघ के लिए भी बेस्ट सुटेबल होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन है और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध हो और एक्सेप्टेंस हो। तो जब साथियों इन कंडीशंस को हम मद्देनजर देखते हुए सोचते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, वो है नितिन गडकरी जी। साथियों, नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसे मॉडरेट लीडर हैं जिनके अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध है और हर विचारधारा के जो लोग हैं वो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं और एक मॉडरेट तरीके से उनका पॉलिटिकल करियर रहा है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दाग भी अभी तक सामने नहीं आया है। और साथियों, अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस भी नितिन गडकरी को काफी पसंद भी करती है। जहां पर आरएसएस का गढ़ जिस नागपुर को माना जाता है, वहीं से नितिन गडकरी भी ताल्लुकात रखते हैं। और साथियों, अगर हम इंडिया अलायंस की भी अगर बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी रेपुटेड चेहरे हैं जो फेस वैल्यू पे पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें भी कई नेताओं के साथ नितिन गडकरी के सीधे संबंध है। साथियों, ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर वो नितिन गडकरी के चेहरे को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो इंडिया अलायंस को छोड़कर भी एनडीए के साथ जा सकती। और साथियों, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी सभी पार्टियां, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, ये सभी लोग भी एक साथ नितिन गडकरी के पीछे खड़े हो सकते हैं। सिर्फ इस बात को लेकर कि महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो ये सभी लोग भी कंसोलिडेट नितिन गडकरी के नाम के पीछे खड़े हो सकते हैं। और साथियों, दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 250 से भी नीचे जाकर 200 के आसपास आ जाती हैं, तो क्या इंडिया अलायंस अब इस परिस्थिति में आ जाएगा कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की दिशा में बढ़े? और अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है तो वहां पर भी हमें चौंकाने वाले नाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कोई गांधी फैमिली से ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार उसकी संभावनाएं बहुत कम है। साथियों, अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने की परिस्थिति में 1% आ जाता है तो 2 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सबसे अधिक संभावनाएं जतलाई जा रही हैं। पहला नाम आ रहा है कांग्रेस के वर्तमान के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और दूसरा नाम साथियों हो सकता है ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी की जो छवि बंगाल के विधानसभा के चुनाव के बाद देश में बनी है, वो एक फाइटर की छवि बनकर उभर कर सामने आ रही है। और बीजेपी और ममता बनर्जी को लेकर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप विधानसभा के चुनाव में किए गए हैं, उसके बाद से भी ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में उभर कर देश में अब सामने आ रही है। लेकिन साथियों, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, इसकी संभावनाएं अभी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर 250 के आंकड़े के आसपास बीजेपी अटक जाती है तो नितिन गडकरी को ही प्रोजेक्ट संघ के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान के दौर में संघ के अंदर भी दो फैक्शन कहीं ना कहीं नजर आते हैं और संघ भी अब चिंतित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि संघ को यह बात मालूम है कि बीजेपी अपने चरम पर पीक पर अब जा चुकी है और उस पीक को नई शेप देने के लिए, नई दिशा देने के लिए कुछ इंटरनल बदलाव और इंटरनल चरनी करने की जरूरत अब संघ को भी। तो साथियों, ये थी पूरी परिस्थिति। वर्तमान के जो 2 फेज के इलेक्शन हुए हैं, उसके क्या मायने आगे हमें देखने को मिल सकते हैं और किस तरीके से देश को एक नया प्रधानमंत्री भी 2024 में देखने को मिल सकता है। साथियों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय को जरूर रखें। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।